Hello everyone. Today we are discussing about the chapter Sectors of Indian Economy Part 2 of class 10th Economics. In our last video, we have discussed about the sectors of the Indian economy on the basis of nature of job that were primary, secondary and tertiary. हमने देखा कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव कर रही है या फिर बदलाव आ रहा है इसके अंदर, कि किस तरीके से ये प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में बदलती जा रही है। हमने ये भी जाना कि तीनों सेक्टर्स एक दूसरे से किस टाइप में इंटर रिलेटेड है या इंटर डिपेंडेंट है। तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड इन आवर लास्ट वीडियो हमने ये भी जाना कि व्हाट इज़ जीडीपी एंड किस तरीके से या कितना % हिस्सा है जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने पहले बात की थी कि जीडीपी में कितने हिस्सेदारी बढ़ी है प्राइमरी सेक्टर की बजाय सेकेंडरी टर्शरी की। लेकिन आज हम सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे। एक दूसरा पहलू जो है, एक तरफ तो टर्शरी सेक्टर की जो है जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे देश की लगभग 50% से ज़्यादा जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है या लगी हुई है, जॉब कर रही है। जबकि प्राइमरी सेक्टर की जो शेयर है जीडीपी के अंदर ओनली 12% है 2013-14 के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि कितने लोग कहाँ काम कर रहे हैं, वेयर द मोस्ट ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड। हमारे सामने एक छोटा सा डाटा है, एक टेबल है जिसमें 1951 से लेकर के 2007-8 तक का डाटा इसके अंदर दिया हुआ है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितने लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं इसके बारे में थोड़ी सी डाटा दिया हुआ है। अब हम 2051 से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो लोग लगे हुए थे, ज़्यादातर जो एम्प्लॉयड थे, वो 72% हमारी जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थी। सेकेंडरी सेक्टर में 10% थी और टर्शरी में 17.2% थी। लेकिन अब अगर देखते हैं 2007-8 का डाटा देखते हैं तो इसमें प्राइमरी सेक्टर में 55.9% जनसंख्या एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी में 18.7%, टर्शरी में 25.4%। लेकिन इसका जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है? जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर है 1990 का डाटा अगर देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में कितने हैं 31% और आपके टर्शरी में 39%। लेकिन अगर 2011 का डाटा हम देखते हैं इसके अंदर तो प्राइमरी सेक्टर में जो ये हिस्सेदारी है वो घट करके 15% हो गई और जीडीपी में, और जो आपका सर्विस सेक्टर है या फिर जो टर्शरी सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी हो गई 53%। लेकिन इसके अंदर जो वर्क फोर्स है उसकी हिस्सेदारी इसमें नहीं बढ़ी है या उसमें उसका परसेंटेज नहीं बढ़ा है। तो इस और हम ये भी देखते हैं कि इसके बारे में कंपेयर करेंगे इन सेक्टर्स के बारे में कि जो जीडीपी है प्राइमरी सेक्टर में 1973 का थोड़ा सा डाटा है। 1973 में हमारे जो जीडीपी थी उसके अंदर प्राइमरी सेक्टर का लगभग 40% लोग एम्प्लॉयड थे, लगभग 40%, सॉरी 73.4 का जो डाटा है, 73-74 का डाटा है। इसके अंदर हमारी जो टोटल जनसंख्या थी उसका जो टोटल जीडीपी थी उसका जो जीडीपी में हिस्सेदारी थी प्राइमरी सेक्टर की कितनी थी? प्राइमरी सेक्टर की थी हमारी 40%, सेकेंडरी की थी 12% और टर्शरी की थी हमारी 48%। और जबकि एम्प्लॉयमेंट में उसकी हिस्सेदारी कितनी थी? प्राइमरी सेक्टर में हमारी एम्प्लॉयमेंट की हिस्सेदारी थी 74%, सेकेंडरी की थी 11% और टर्शरी की थी हमारी 15% ओनली। कि इतना तो जीडीपी में इनका हिस्सा था और इतने यहाँ पर लोग एम्प्लॉयड थे या इतने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। ओके, अब देखते हैं हम, ये तो 73-74 का डाटा है। अब देखते हैं हम 2013 का डाटा, जो 2013 है उसके बारे में देखते हैं किस तरीके से कितने लोग एम्प्लॉयड थे। प्राइमरी सेक्टर में जो थे प्राइमरी सेक्टर में लगभग 12%, जीडीपी में
इन्वॉल्वमेंट था प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी का लगभग 21% और टर्शरी का था आपका 67%। इतने परसेंट लोग जो थे इसमें लगे हुए थे। जीडीपी में जीडीपी में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की हिस्सेदारी थी अकॉर्डिंग टू 2013 डाटा। और अब 2020 का 1920 का अगर डाटा देखते हैं हम, तो प्राइमरी सेक्टर में कितना है, प्राइमरी सेक्टर में कितना डाटा है हमारा कि प्राइमरी सेक्टर में हमारा है 17%, सेकेंडरी में है 29% हिस्सेदारी जीडीपी में, और टर्शरी की है 54 लगभग। इतने परसेंट जो हमारी जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट है इन सेक्टर्स की, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट में जो हमारी प्राइमरी सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी है 47% लोगों को काम देने की, और सेकेंडरी सेक्टर की है 18%, जबकि जीडीपी में इनका कितना उल्टा है एकदम से इसका। और टर्शरी सेक्टर की है ओनली 35%, कि जो टर्शरी सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी जीडीपी में तो 54% है, बट जो लोग लगे हुए हैं वो ओनली 35% लोग इसके अंदर लगे हुए टर्शरी सेक्टर में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्यों टर्शरी सेक्टर, जो टर्शरी सेक्टर है, तो सबसे पहला तो ये देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में। इसका सबसे मेन कारण क्या है कि आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, जैसे कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गई, हेल्थ हो गई, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको रहती ही रहती है। इसलिए टर्शरी सेक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, लेकिन हमने सारे कंपैरिजन को देखा है कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी टर्शरी सेक्टर की बजाय कम हो रही है जीडीपी में, लेकिन जो वर्क फोर्स है वो टर्शरी की बजाय प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ज़्यादा लगे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमारी जो कंट्री है उसमें एक सिचुएशन या एक अलग सी एक स्थिति पैदा हो गई है, जिसे कहेंगे हम एक या हमेशा से ही वो चीज़ रही है, जिसे कहेंगे हम डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? ये वो सिचुएशन होती है जिसमें कि जैसे मान लीजिए आप, और मेनली ये क्या होती है, एग्रीकल्चरल फील्ड में मिलती है आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास में 1 हेक्टेयर ज़मीन है और उस पर 2 बंदे काम कर सकते हैं, या फिर उसको 2 बंदे जो है काम करेंगे तो दैट्स इनफ। बट उस जगह पर पूरा परिवार लगा और पूरे परिवार में करीब करीब 5 बंदे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट 2 बंदों की थी वहाँ पर 5 लोग लगे हुए हैं। मीन्स कि जो 3 लोग लगे हुए हैं उनकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसे हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ओके, और मेनली ये आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड में मिलती है। अब डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, दिस ऑकर्स व्हेन मोर देन द नेसेसरी नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर द स्पेसिफाइड वर्क, जिसमें जो लोग हैं जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं, तो उसे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चरल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। अब सारे लोग एक जगह क्यों लगे होते हैं? अब जैसे मान लो हमारे यहाँ पर 2 बंदों की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर 5 लोग लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि बाकी के जो 3 हैं वो फ्री बैठे हुए हैं या उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो कहाँ लग गए, वो प्राइमरी सेक्टर में आकर के लग गए, जबकि वहाँ पर ज़रूरत ओनली 2 लोगों की थी। ओके, सिमिलरली डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी फाउंड इन इंडस्ट्री एंड ऑफिसेज एज वेल। अब ये इंडस्ट्री और ऑफिसेज में भी ये चीज़ें मिलेंगी आपको। अब आप ये पूछेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से होता है। अब मान लीजिए कि आप में से कोई स्किल्ड वर्कर है या कोई स्किल्ड है पर्सन, उसको वो हकदार है या फिर उसके अंदर इतनी स्किल है कि उसको 50,000 मिले उसके वर्क के, लेकिन उसको कंपनी में या फैक्ट्री में ऑफिस में लगाया हुआ है और उसको ओनली 20,000 दे रहे हैं पेमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक बेरोजगारी का ही टाइप है, कि मतलब उसकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट नहीं हो रही है। दैट इज डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल है अ फैमिली हुज ऑल मेंबर्स आर वर्किंग इन वन शॉप और अ स्मॉल बिजनेस बट विच कैन एक्चुअली बी मैनेज बाय अ फीवर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली। ये इसका डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें लोग जो काम करने के लिए लगे हुए हैं, या एक दुकान है उसमें लोग काम कर रहे हैं, एक छोटा बिजनेस है फैमिली बिजनेस, उसमें काम करने को लगे हुए हैं,
जबकि कुछ लोग ही उसको संभाल सकते हैं बट पूरी फैमिली उस काम में लगी हुई है। दैट इज डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आगे देखते हैं हम। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे दूर कर सकते हैं या कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं इस डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले है ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, कि जो लोन्स है, लोन ग्रांट करना कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो लोग कोई काम शुरू करना चाहते हैं वो छोटा मोटा मतलब लोन ले करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे वो काम शुरू करेंगे तो दूसरे लोगों को भी काम मिलेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, डैम, रेलवेज। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करना। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे रोड, डैम और रेलवेज बनेंगी, इससे जो कंपनीज ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उनको तो फ़ायदा होगा ही, बट जब ये चीज़ें बनेंगी तब इनको बनाने के लिए भी तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, पब्लिक पीपल की ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, तो वो उनको काम मिलेगा, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा सैकड़ों हज़ारों की संख्या में। नेक्स्ट है प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सेटिंग एग्रीकल्चरल सपोर्टिंग इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना और एग्रीकल्चर सपोर्टिंग इंडस्ट्री, जैसे कि जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको रूरल एरियाज़ में उनको इस्टेब्लिश करना, जैसे राइस मिल हो गई या फिर कोई कॉटन को साफ़ करने की या कोई ऐसी जो इंडस्ट्री है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, उनको सेटअप करना। इससे ये होगा कि जो वहाँ पर जो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो वहाँ पर जा कर के काम करना शुरू कर देंगे या उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ काम करने का। एम्फेसाइजिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब जो लोग हैं उनके एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग पर जोर देना चाहिए कि ताकि वो स्किल्ड हो सके, और जब स्किल्ड होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे या कहीं और भी काम कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग न्यू एरियाज विच कैन बी डेवलप्ड लाइक टूरिज्म। अब नए जो एरियाज़ है उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे सपोज कीजिए कि आपके गांव या आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जहाँ की सीनरी बहुत अच्छी है या जहाँ पर कोई पुरानी कोई मोन्यूमेंट है या कोई इमारत है, तो आप उनके मतलब उस जगह को इस तरीके से डेवलप करना कि टूरिस्ट वहाँ पर आए, या फिर कोई ऐसी जगह इस तरीके से टूरिज़्म को बढ़ावा देना, एक नई जो एरिया ऑफ डेवलपमेंट है उसको ढूंढना, टूरिज़्म को बढ़ावा देना। ओके, और जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, जैसे नरेगा हो गई या मनरेगा, ये स्कीम्स है, इसके ज़रिए से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। अब ये नरेगा जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे देखते हैं। अभी नरेगा या मनरेगा है क्या, ये एक ही बात है, नरेगा हो या मनरेगा। ये 2005 में एक गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी जो कि राइट टू वर्क को बेस भी कह सकते हो आप उसके बेसिस पर, कि अगर कोई बंदा काम करना चाहता है अनस्किल्ड वर्कर्स, तो उनको 100 डेज की गारंटीड वर्क गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स में, 100 डेज की वर्किंग गारंटी देती है ये वर्किंग डेज की। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती है तो क्या करना पड़ेगा उन्हें, अगर वर्क नहीं दे पाती है तो उन्हें 100 डेज की पेमेंट करनी पड़ेगी, ताकि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं रूरल एरियाज़ में, वो लोग अपनी जो लिवलीहुड है उसको कमा सकें। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इसे क्यों शुरू किया गया, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि टू रिड्यूस डिस्ट्रेस माइग्रेशन। जो लोग गांव छोड़ करके चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, शहरों में इससे भीड़ भी बढ़ती है और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है वो कम पड़ जाती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि मिसमैनेजमेंट होता है, तो डिस्ट्रेस जो है लोगों का माइग्रेशन होता है, उसको रोकने के लिए क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट इन रूरल एरियाज़। अब लोग जो है अगर इकट्ठे रहेंगे, एक जगह पर रहेंगे, तो आपस में मिल करके रहेंगे, तो एक ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट बनाने के लिए रूरल एरिया में इसको शुरू किया गया। इन्वोगरेटिंग सिविक एंड कम्युनिटी लाइफ एंड एलिवेनिंग ऑफ PRIs, एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। अब जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जाती हैं और काम करती हैं और उनको एम्पावरमेंट मिलती है, मतलब कि उनको
उनको एम्पावर करने में ये हेल्पफुल है। ओवरऑल डेवलपमेंट इन द रूरल इकोनॉमी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको करने के लिए प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये मनरेगा शुरू किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। जो हम अभी तक हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब के जो क्लासिफिकेशन था सेक्टर्स का, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, कि वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पर दो हिस्सों में बांटा गया है सेक्टर को, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अभी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड में ये गवर्नमेंट के अंडर में होता है और ये अनऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता है। सबसे पहले इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। वर्क हैव जॉब सिक्योरिटी, वर्कर्स हैव, जो वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है इसके अंदर, ऑर्गेनाइज में, अनऑर्गेनाइज में नहीं होती है। वर्कर्स गेट रेगुलर मंथली सैलरी, इसमें रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है जबकि इसमें डेली वेजेस मिलती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड हेयर, जो रूल रेगुलेशन होती है वो ऑर्गेनाइज में फॉलो होती है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होती है। वर्कर्स गेट बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट, पीएफ, पेड लीव एंड मेडिकल बेनिफिट्स। अब बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे पीएफ फैसिलिटी हो गई, लीव फैसिलिटी होगी, पेड लीव एंड मेडिकल बेनिफिट्स हो गए। जैसे गवर्नमेंट छुट्टियाँ हो गई या कोई भी हो गई तो पेड लीव मिलती है इनको, और मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। बट अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ नहीं मिलता, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं मिलते। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जबकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। यानी कि आपको 8 से 10 या 12, 13 या हो सकता है कि आपको दिन या रात कभी भी बुला लिया जाए, तो इसमें कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। जबकि इसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। इसको ऑर्गेनाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी एक फॉर्मल प्रोसेस होती है कि किस तरीके से क्या काम कैसे होगा, और इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती है, कोई प्रोसीजर नहीं होता है काम का। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में और क्या होता है, वर्किंग कंडीशन आर फेवरेबल। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें वर्किंग कंडीशंस फेवरेबल होती है, और जबकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें वर्किंग कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है। ओके, आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके स्कूल में जो टीचर्स वर्क कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर। उनका एक फ़िक्स टाइमिंग होती है, फ़िक्स टाइम पर सैलरी मिलती है, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट छुट्टी हो गई तो उनकी सैलरी कट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब वो चाहें आपको बुला सकते हैं, कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। जब छुट्टी आप करोगे उस दिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी, कोई पेड लीव नहीं होती है, कोई बेनिफिट नहीं होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओके, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल क्या है, जैसे ये ईंट भट्टों पर काम करने वाले जो लोग होते हैं या डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग होते हैं, जो एग्रीकल्चरल फील्ड में जो वर्कर्स लगे होते हैं, दे आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ओके, अब देख लेते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, तो उनको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेज रेट एंड वर्किंग आवर्स। अब इसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट, इसमें क्या कर सकती है कि मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है कि भाई आप इतना तो वेजेस इनको दोगे ही दोगे, इससे ज़्यादा दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। और वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स होने चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे जितने भी हैं आप फिक्स करोगे, उससे ज़्यादा आप अपनी मन की मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कैन सपोर्ट रूरल वर्कर्स, गवर्नमेंट कैन सपोर्ट रूरल वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ लाइक चीप एग्रीकल्चरल इनपुट, स्टोरेज, मार्केटिंग आउटलेट्स। जो गवर्नमेंट है वो रूरल वर्कर्स है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, जो चीप एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, मार्केटिंग आउटलेट्स हैं, ये प्रोवाइड करके वहाँ पर जो है उनको ऑर्गेनाइज कर सकती है कि किस तरीके से आपको काम करना है, या उनको एक प्रोसेस के तहत वो काम करना शुरू कर देंगे। फिर उसके अंदर सपोर्ट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते तो यहाँ पर मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स है वो लगे होते हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे,
और गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगी तो जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में बदल जाएगा। ओके, ट्राई टू कन्वर्ट अनऑर्गेनाइज फर्म्स इनटू ऑर्गेनाइज फर्म्स। जो अनऑर्गेनाइज फर्म्स है उनको ट्राई करना चाहिए उनको ऑर्गेनाइज फर्म्स में बदलने के लिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इनको जितनी भी हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस सेक्टर्स, अब देखेंगे सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, या 2 जो सिचुएशंस है उनमें डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड जो यूनिट्स होंगी, और जो प्राइवेट सेक्टर मीन्स जो एक ओनर जिसकी ओनरशिप जो है वो प्राइवेट फर्म या किसी इंडिविजुअल के हाथ में होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम। फर्स्ट, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जो फर्म्स होती है वो सारी किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और गवर्नमेंट ही सारी की सारी जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, एक जो ओनरशिप होती है असेट्स की एंड डिलीवरी होती है सर्विसेज की इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर होता है सॉरी, उसका सबसे मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी ऑफ दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जो सॉरी मुझे लग रहा है ये इधर का इधर हो गया, उल्टा हो गया ये। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, और जो इंडिविजुअल या जो फर्म होती है, कंपनीज होती है, वो ये सर्विसेज देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनी चार्ज करते हैं। बट जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते काम। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। अब ये पैसे कैसे कमाएगी, ये ज़्यादा महंगी चीज़ें बेचेगी जो अपनी जो भी सर्विसेज दे रही है। बट गवर्नमेंट क्या करती है, ये टैक्सेस के थ्रू जो फंड है उसको रेज करती है। देयर मेन वे ऑफ मेकिंग रेवेन्यू इज थ्रू पब्लिक रेवेन्यू लाइक टैक्स, ड्यूटी एंड पेनल्टी। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन रेवेन्यू क्या होता है, सॉरी जो मेन रेवेन्यू जो मनी कहाँ से आती है पब्लिक सेक्टर के पास में, टैक्सेस के थ्रू, ड्यूटीज़ के थ्रू, पेनल्टी के थ्रू। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं उसके थ्रू पैसे आते हैं। अब पब्लिक सेक्टर में द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर, क्या बेनिफिट होते हैं, हम पब्लिक सेक्टर में वर्क करते हैं तो हमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, अलाउंसेज मिलते हैं बहुत सारे, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए पेंशन भी मिलती है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है, वहाँ पर एक्साइटिंग सैलरी मिलती है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छे होते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो पब्लिक सेक्टर छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में चले गए, क्योंकि उन्हें सैलरी पैकेज जो था वो बहुत अच्छा मिलता है प्राइवेट सेक्टर में। और जो पब्लिक सेक्टर है, रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रेलवे और पोस्ट ऑफिस या रोडवेज ये सारे आते हैं आपके पब्लिक सेक्टर में। और जो प्राइवेट कंपनीज है, टाटा आयरन हो गई, स्टील कंपनी हो गई, टिस्को जैसे हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ये आ गई आपकी सारी की सारी किसमें, ये आ गई आपकी प्राइवेट कंपनीज में। ठीक है, अब ये तो बात थी, ये देखा था हमने, ये चीज़ तो हमने देख लिया कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन एक बात है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं या वर्क होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर की बस की बात नहीं होती, या फिर ये कह लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर को सही तरीके से कर नहीं पाता है। वैसे काम को सिर्फ सरकार मतलब ऐसे कामों को सिर्फ सरकार ही करती है। जैसे आपका रोड बनाने का काम है, रेलवेज का काम है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन अगर सपोज करो कि वो काम करके रोड बना करके प्राइवेट सेक्टर उसको बेचने लग जाए लोगों को, तो क्या होगा, वो अपनी मनमर्जी से रोड के पैसे वसूल करेगा लोगों से, वो बहुत महंगा हो जाएगा। जो एक अमीर आदमी है वो तो उसको परचेज कर लेगा, लेकिन एक गरीब आदमी है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे उसको यूटिलाइज करेगा।
तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, तो ये सारे काम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए। और गवर्नमेंट, इसका कारण क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इन फैसिलिटीज़ का सब लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए बराबर का। इस वजह से ही आपके जो रोडवेज हो गए, रेलवेज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ में खैर प्राइवेट भी है, बट जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट में, तो वो प्राइवेट में जा सकते हैं। जो प्राइवेट में नहीं जा सकते उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो सब लोगों की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ये सारे काम करती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आज फिनिश होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।